Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine. ये स्टूडेंट्स, आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नमक और इसकी लेखिका हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। रज़िया सज्जाद ज़हीर ये उर्दू की एक महान लेखिका हैं और वहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और इनके ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो उर्दू में ही होती हैं। ये कहानी जो नमक है ये एक लड़की सफ़िया नाम की लड़की की कहानी है जिसका परिवार पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में रह गया था और ये जो है ये हिंदुस्तान में रहती है। इसके भाई जो हैं भतीजे भतीजियाँ हैं वो सब इसका परिवार पाकिस्तान के लाहौर में रहता है और ये दिल्ली में रहती है। दिल्ली में इसे एक बार अपनी माँ के जैसी दिखने वाली एक औरत नज़र आती है जिसके प्रति इसका प्रेम बढ़ने लगता है और इसने जब लाहौर जाना होता है तो वो जो औरत होती है जिसको ये सिख बीबी के नाम से बुलाती है वो कहती है कि लाहौर मेरा शहर है और तुम वहाँ से मेरे लिए नमक लेकर आना। तो उसी नमक पर बेस्ड ये कहानी है। क्या सफ़िया उसके लिए नमक लेकर आ पाती है ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे और इसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका मेन मोटिव जो है नमक कहानी का वो उसमें लेखिका ये बताना चाहती है कि चाहे मानचित्र पर हमारे देश बट गए हों लेकिन दिलों का बंटवारा नहीं हो सकता। दिल से अभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक हैं क्योंकि वहाँ के परिवार यहाँ रहते हैं, यहाँ के परिवार वहाँ रहते हैं और ये सब अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी, किस कदर वह उनकी माँ से मिलती जुलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसे ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। अब ये सिख बीबी जो है लेखिका के पड़ोस में रहने आई है, सफ़िया के पड़ोस में रहने आई है और वो उसको देखकर उसको बिल्कुल अपनी माँ की याद आ जाती है क्योंकि वो देखने में उसकी माँ की तरह दिखती है। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। अब सफ़िया बार बार उनकी तरफ देख रही थी बड़े प्यार से तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने जिन्हें इन्होंने कई साल से देखा नहीं। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आकर बैठी। उन्हें बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। उनका लाहौर यानी कि वो जो सिख बीबी थी वो भी लाहौर की थी। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन। उम्दा यानी बहुत अधिक, सर्वश्रेष्ठ। सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफ़िया ने एक दो बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। अब वो लाहौर की जन्मी पली बड़ी थी तो उनको लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। वो कहती कि हमारा वतन तो लाहौर ही है, यहाँ तो ठीक है हम रह रहे हैं, हमारा घर भी बन गया है, बिजनेस है, बट लाहौर की बहुत याद आती है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया अंचल में समा जाते हैं। पलकों से कुछ सितारे टूटकर मतलब उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। दूधिया अंचल यानी कि सफ़ेद आंचल उसका था जो। बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिरकर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लेकर उठने लगी तो सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती रुखसत होने लगी। तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातरदारियां, उसका पता बस ना चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दे। यानी वो इतने समय के बाद गई थी तो भाइयों ने बड़ा लाड़ प्यार किया उसके साथ। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। अब इतने गिफ्ट्स उसको लोग दे गए थे, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, उसकी समस्या हो गई थी कि वो कैसे लेकर जाएगी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था।
सफिया का एक जो भाई था वो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप करेंगी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वो झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? वो तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। अब सफिया की माँ तो मर गई थी, वो किसके बारे में बात कर रही है फिर? जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी यानी दीदी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। यानी उन्हें अगर आप पे शक हो गया तो वो सारा सामान बिखेर देंगे। कानून जो, वे बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी करके ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, मैं कब कह रही हूँ कि वो ड्यूटी ना करे? एक तोहफा है, वो भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई कोई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। अदीब यानी कि साहित्यकार, लेखिका थी, ये भी साहित्यकार थी। तो वो कहते हैं जो कवि अदीब होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनका दिमाग जो घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है? उसने गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों की जाने या ना जाने पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस के बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किए का फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। यानी उसका एक दोस्त देकर गया था कीनू की टोकरी, और दूसरी थी वो नमक की पुड़िया। अब सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो गई थी। पहले तो वो इमोशनल थी कि मैं तो लेकर जाऊंगी, अब वो दिमाग से सोचने लगी थी थोड़ा सा। नमक की पुड़िया लेकर तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इन्हें कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। वो अपने आप से बातें कर रही है कि मैं नमक किस तरह से लेकर जाऊं। उधर उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही, यानी टेढ़ी मेढ़ी सी होकर बैठी उकड़ू की तरह उसको देखती रही। उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह बचपन में अपनी अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने आह भरी। फिर वे कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास, फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई।
आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। दोहर यानी कि चादर और रजाई के बीच की चीज़ होती है, मतलब थोड़ी सी गर्म होती है, चादर से थोड़ी सी गर्म होती है। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी और साफ ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्सर लहरा रहा था। कभी किसी की तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर कैसे किसी कुत्ते के भौंकने की या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग आ नहीं सकते। उन सब के और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। यानी अब ये बताया गया कि दोनों देशों के बीच में एक बॉर्डर बना हुआ है जहाँ पर लोहे की जंजीरें लगी होती हैं और वहाँ पर कस्टम भी है जो इधर से उधर नहीं जाने देता। तो आज का पाठ हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे क्या वो सफ़िया नमक ले जा पाई, सिख बीबी से किया हुआ अपना वादा पूरा कर पाई, अगर ले जा पाई तो उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।